हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको बताया, लास्ट वीडियोस में हमने इस एक्सरसाइज की सभी एग्जांपल्स को डिस्कस किया था और उन एग्जांपल्स में हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि हमने अपने बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर किए थे। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप सिर्फ फॉर्मूलाज को क्रैम करके आए हो तो ये एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते। प्लीज़ इस एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है वो अच्छे से देख के आओ। एक ही वीडियो है, उस एक वीडियो से आपका प्लेन्स का सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको मिल जाएगी इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट। तो वहाँ से आप 11.3 का बेसिक पार्ट जो है वो कर सकते हो। अगर मैं ऊपर ऊपर से ब्रीफिंग करना चाहूँ हमेशा की तरह, तो ये बात आप याद रखोगे कि हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन है। अगर हमें डिस्टेंस ओरिजिन से दिया हो और एक नॉर्मल वेक्टर, तो ये 2 फॉर्म आ सकती हैं और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बेसिक्स में बताया था। और अगर हम एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर गिवन हो तो हम इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं, ये वेक्टर है, ये कार्टेशियन है। थर्ड है कि अगर हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए गए हों तब हम इक्वेशन जो है वो किस तरह से लिखेंगे। और फोर्थ है इंटरसेट फॉर्म। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जा सकते हैं, बड़े क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो ये इस तरह की इक्वेशन है, x बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। अब पांचवी जो टाइप है वो है कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स में से अगर हमें कोई इक्वेशन लिखनी हो तो हम ऐसे लिखेंगे, पहला प्लेन प्लस लैम्डा, दूसरा प्लेन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है, एग्जांपल से मैंने आपको बताया था। कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइंस, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने पढ़ा था वही सारा कुछ है, ये वही फॉर्मूला है। अगर ये 0 आ जाएगा तो हमारा लाइंस जो हैं वो कोप्लेनर हो जाएंगी, मतलब वो एक ही प्लेन में है। इसकी कार्टेशियन आप याद रखोगे, ये आपको एमसीक्यूज में हेल्प कर सकती है। फिर एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, बहुत ईजी है, जो नॉर्मल्स में एंगल है वही प्लेन्स में एंगल है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन, तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो पॉइंट को जस्ट हमें प्लेन में फिल करना है, नीचे एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सम और उनका अंडर रूट। तो ये जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अब लास्ट है आपके पास एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो जो पैरेलल वेक्टर और मतलब कि नॉर्मल में एंगल है उसमें 90 का डिफरेंस आता है, तो यहाँ पर साइन थीटा आ जाता है। तो इस तरह से हम एंगल जो है लाइन और प्लेन के बीच में निकाल सकते हैं। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आज की हम वीडियो के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमिन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब ये यहाँ पर हमारे पास 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो सभी को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अब फिर से जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, जिन बच्चों ने फॉर्मूलाज को सिर्फ क्रैम किया है उनके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल है, मतलब पहला क्वेश्चन ही मुश्किल है। और जिन्होंने बेसिक्स को मेरे से पढ़ा, अच्छे से किया है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब देखो, ये तो आपको पता है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ, ऐसा करते पहले इसको लिख लेते हैं। अब देखो, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मैं बहुत सिंपल से वे में कहने की कोशिश करूंगा। देखो, आपको ये तो पता है कि ये सभी कार्टेशियन फॉर्म है, तो मतलब हमें ये देखना है जैसा कि मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल्स में भी बताया था। जो सबसे हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मैं आपको नंबर भी बताना चाहूँ, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14, इन सब में हमने यही कुछ किया है। तो ध्यान से देखो, पहली जो जिसमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की बात हो रही है और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल की बात हो रही है। डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन से हमारा जब लिखा होता है ना, तभी हमें पता लग जाता है कि ये वाली टाइप है। अब हमें ये देखना है कि ये जो इक्वेशन लिखी गई है ये वाली है या ये वाली है। अगर वो ये वाली है तो ये डायरेक्शन रेशियोज है, अगर वो ये वाली है तो वो डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइंस है। तो हमें बस यही चेक करना है। अब इसको चेक कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म से लिखने का मेरा मतलब है 0x 0y प्लस z इज इक्वल टू 2। तो ये मैंने कुछ इससे मिलता जुलता लिख लिया, चाहे आप इसको देख लो चाहे आप इसको देख लो। अब हमें ये देखना है कि ये वाली फॉर्म है, ये वाली फॉर्म है। अब इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया हुआ है। अब हमें ये चेक करना है कि ये यूनिट वेक्टर है या सिंपल नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर है या सिंपल नॉर्मल वेक्टर है। अब उसको कैसे चेक करेंगे, आपको पता है कि यूनिट वेक्टर की पहचान क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। अब मैं आपको वही यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो अब देखो, मैंने आपको जस्ट लिख के दिखाया है कि 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1। मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। और अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो ये एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। तो देयरफॉर n कैप इज इक्वल टू
0i 0j 1k। और आपको पता है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस नॉर्मल वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमें यहाँ पर कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो 0 0 1 इसके डायरेक्शन कोसाइंस है, और राइट हैंड साइड में जो भी बचा हुआ है तो वो हमारा क्या है, डिस्टेंस है। अगर वो ये वाली फॉर्म होती तो उसको हम डिस्टेंस नहीं बोल सकते, तो ये वाली फॉर्म है। तो अब क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसको हम इससे मतलब कि LX प्लस MY प्लस NZ से कंपेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो आप लिख लो दोबारा से, ठीक है। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मुझे भी पता है कि ये पेपर में हम ऐसा नहीं करेंगे। मुझे ये होता है कि मुझे सब बच्चों को साथ में लेके चलना है। तो ऑन कंपेयरिंग L की वैल्यू कितनी आएगी, 0, M की वैल्यू 0, N की वैल्यू 1 एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज D, वो कितना है 2। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। जस्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये भी क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये जस्ट मैंने आपको लिख के दिखाया कि ये डायरेक्शन कोसाइंस है 0 0 1 और ये डिस्टेंस है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1-2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। बहुत ध्यान से करना है इनको। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको दो ही चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले आपको पता है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है, इसके डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, दो ही काम आप याद रखोगे। एक तो इसका नॉर्मल वेक्टर चेक करो कि वो यूनिट वेक्टर है या नॉर्मल वेक्टर है। दूसरी बात ये चेक करो कि राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर डिस्टेंस होता है, ठीक है। चाहे इस फॉर्म में यहाँ पर कांस्टेंट होता है, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। बट मैंने आपको बताया था एग्जांपल्स में कि आप एक आदत बना लो कि राइट हैंड साइड में मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है या नॉर्मल वेक्टर है। तो उसके लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो, इसको मैंने सॉल्व किया, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना आ गया, √3। ये 1 की इक्वल नहीं है, मतलब ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं हो सकता, ये एक नॉर्मल वेक्टर है। तो देयरफॉर यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि n वेक्टर कितना है हमारा, 1i 1j 1k। ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल वेक्टर है बट हमें डायरेक्शन को साइंस चाहिए, और आपको पता है अगर मुझे n वेक्टर गिवन है तो मैं इसकी डायरेक्शन ऐसे निकाल सकता हूँ, इस तरह से, n वेक्टर बाय n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं पहले आपको लिख के दिखाता हूँ आपके नोट्स के लिए। तो अब देखो, ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है, सिंस वी नो n कैप कितना होता है, n वेक्टर बाय n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मतलब इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे इसको n मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो, मैं आपको पहले बहुत बार बोल चुका हूं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके लिए इतनी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं है जो आप पेपर में करोगे, बट आपको फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन को पेपर में लिखना, ये दो अलग अलग बातें हैं। इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते कि यहां पर हमें इतना टाइम लगा, यहां पर हमें इतना टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन समझने में आपको 10 मिनट लग सकते हैं, 15 मिनट लग सकते हैं, बट जब आप क्वेश्चन समझ गए उसको करने में आपको 2 या 3 मिनट ही लगेंगे। इस बात का आप ध्यान रखोगे हमेशा, ठीक है। तो नाउ हम ऐसा करते हैं, n वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वैसे हम पहले भी निकाल चुके हैं, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट। ये सब मैं दोबारा से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो हम आपको कहता हूँ कि आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है, बट ये आपको करना पड़ेगा। तो n वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √3। अब अगर मुझे इस स्टेटमेंट को मुझे मतलब कि इसमें कन्वर्ट करना है, सॉरी इसमें, तो मुझे इसको √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, डिवाइड बोथ साइड्स बाय, मैं आपको रीजन भी बता रहा हूं क्यों करना है, क्योंकि हमें n वेक्टर गिवन है और हमें n कैप चाहिए। तो ये कितना बनेगा, मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, x बाय √3, y बाय √3, z बाय
√3, 1/√3। तो अगर आप अब इसको कंपेयर करो, आपको पता है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू D। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो L की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√3, M की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√3, N की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√3। तो ये हमारे क्या हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। अब सेम वे से डिस्टेंस कितना आया हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज D कितना आया, 1/√3। तो देख लो कितनी इजीली हमने क्वेश्चन कर लिया। पहले पार्ट में हमने ये सीखा कि वहां पर n कैप था तो वो डायरेक्टली उसी की वैल्यू थी L, M और N की। यहां पर ये AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू D की फॉर्म में था, तो उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन को समझ चुके हो। फोर्थ पार्ट में एक बात आपको और बताऊंगा, वैसे हमको पहले ही बता चुका हूं, तो अब आप समझ चुके हो कि इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कौन सी फॉर्म है, नॉर्मल वेक्टर वाली, और राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव साइन। तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। अब बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, आप खुद भी कर सकते हो कि मैंने 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर किया तो √14 आया, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये यूनिट वेक्टर तो नहीं है, मतलब ये नॉर्मल वेक्टर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2i प्लस 3j माइनस k कैप। और अगर ये नॉर्मल वेक्टर है तो इससे मैं यूनिट वेक्टर में जा सकता हूं। अब आपको लिख के दिखा देता हूं। तो अब देखो मैंने वही लिखा है कि ये n कैप की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, तो मुझे इसको यूनिट वेक्टर इस वेक्टर को n कैप से n मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नाउ n वेक्टर का मैग्नीट्यूड बहुत ईजी है, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो कितना आएगा, 4 + 9 + 1 कितना आएगा, √14। ठीक है, तो लेट, अब आप इक्वेशन लिख लो। अब आपको पता है क्योंकि ये नॉर्मल वेक्टर, आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये नॉर्मल वेक्टर है तो मतलब ये कार्टेशियन फॉर्म इस फॉर्म में है, ABC डायरेक्शन रेशियोज हैं। और डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में हम वेक्टर्स में ही पढ़ चुके हैं कि अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो तो अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते हैं। तो वही हम यहां पर कर रहे हैं। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय √14। तो कितना मिलेगा, 2x/√14, 3y/√14 माइनस z/√14, 5/√14। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं। तो LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू D। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो मुझे L की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2/√14, M की वैल्यू 3/√14 और N की वैल्यू -1/√14। तो देख लो हमने बड़ी ही ईजिली इसके डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो निकाल लिए। अब सेम वे से डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मतलब D कंपेयर करें, कितना आएगा, 5/√14। तो देख लो कितना इजीली इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। अब इसमें हम फिर से एक नई चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलमोस्ट एक जैसी है, ये दोनों सेम ही है, जस्ट L, M, N और ABC का फर्क है, बट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0x प्लस 5y प्लस 0z इज इक्वल टू -8। अब आप याद करो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी आप राइट हैंड साइड में नेगेटिव साइन नहीं रहने दोगे। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ। तो 0x माइनस 5y माइनस 0z इज इक्वल टू 8। ये माइनस में इधर ले आया तो इसके आगे साइन डालने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये माइनस बन गया। ये लिखना है लिख लो, नहीं लिखना ना लिखो। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म अब बन चुकी है। अब जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, अब हमें चेक करना है कि क्या ये यूनिट वेक्टर है या नॉर्मल वेक्टर है। तो उसके लिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ।
तो अब देखो आपको पता है इसको मैंने इसका मैग्नीट्यूड करने की निकालने की कोशिश की है तो कितना आया 5। तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये नॉर्मल वेक्टर है। तो मतलब यहाँ पर हमें n वेक्टर दिया हुआ है 0i - 5j 0k। ठीक है, अब आपको पता है कि हम n कैप कैसे निकालेंगे, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो फिर से हमारी वही जानी पहचानी लाइनें कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। n कैप निकालने के लिए हमें इसके n वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो n वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो कितना आएगा 25, उसका रूट कितना होता है 5। तो अब आपको पता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, मतलब कि LX my + nz में लिखने के लिए इसको हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा 0x - 5y - 0z = 8। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। ठीक है, तो कितना आएगा 0x / 5 - 5y / 5 - 0z / 5 = 8/5। थोड़ा ढंग से लिखते हैं तो ये कितना आएगा, 0/5 कितना होता है, 0 ही होता है, 0x। अब ये कट हो गया, अब ये कट हो गया, तो ये हमें कितना आ गया 1। तो -1y, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे प्लस डालो चाहे माइनस डालो, 0z = 8/5। तो अगर मैं अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं इसकी, तो LX + my + nz = d। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे मिलेगा L की वैल्यू 0, M की वैल्यू -1, N की वैल्यू 0। और अगर आप इसका आंसर NCERT में देखोगे तो वहाँ पर लिखा गया है 0 1 0 1 0, और ये मेरे अकॉर्डिंग गलत है। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग श्योरली वहाँ पर मिस प्रिंट है, वहाँ पर -1 आएगा। तो नेक्स्ट क्या रह गया हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज d कितना है हमारा 8/5। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। चारों क्वेश्चंस में हमने क्या सीखा, पहले क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि कई बार n कैप भी दिया हो सकता है तो वहाँ पर वो डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइंस है। सेकंड और थर्ड में हमने सीखा कि किस तरह से हम नॉर्मल वेक्टर को हम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। और इसमें हमने सीखा कि अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस को उधर ले जाके हम किस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ बेसिक क्लियर रखो और NCERT को फुल सॉल्व कर लो, आपको 90+ मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है पहले ही बता दूं बिल्कुल सेम है एग्जाम्पल नंबर 13 के जैसे, वहां पर मैंने आपको अच्छे से समझाया था। और वैसे भी अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है तो ये क्वेश्चन में आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड नॉर्मल टू वेक्टर 3i + 5j - 6k। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन है तो मेरे दिमाग में सीधा सीधा यही बात आती है। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन है बट यहां पर नॉर्मल वेक्टर गिवन है, हमें यहां पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो उसको निकालने के थोड़े से एफर्ट्स करेंगे। अब आपको पता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 7। तो अगर ये 7 है दैट इज स्मॉल d की वैल्यू हमें 7 गिवन है। अब उसके बाद आपको पता है नाउ नॉर्मल वेक्टर n इज, ये कितना दिया हुआ है 3i + 5j 6k कैप। और आपको पता है कि वेक्टर इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पर n कैप है। और अब हमने अच्छे से सीख भी लिया है कि वी नो हम सिंपल वेक्टर से यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं और यूनिट वेक्टर से हम सिंपल वेक्टर जो है वो निकाल सकते हैं। अब देखो आपको पता है n कैप = n वेक्टर बाय n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि सब कुछ हम n कैप के लिए कर रहे हैं।
नाउ एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो 3i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा सर आपने यहाँ पर चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया गया कि ये नॉर्मल टू वेक्टर है, मतलब कि ये वेक्टर पहले ही नॉर्मल है। ठीक है, हमें यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 9, 25 + 36, 25 और 9 कितना होगा 34, तो ये कितना आ गया 70, √70। तो नाउ अब आपको पता है कि n कैप कितना होगा, n वेक्टर बाय n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। n कैप इज इक्वल टू 3i + 5j - 6k कैप डिवाइड बाय √70। तो ये हमारा नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। तो अब आपको पता है कि वेक्टर इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब आपको पता है कि आपकी वेक्टर इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। तो r वेक्टर डॉट n कैप कितना है 3i + 5j - 6k डिवाइड बाय √70 इज इक्वल टू d कितना है 7। मैं अपना आंसर यहीं पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी ने भी यहीं पर छोड़ा है। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको पेपर में प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आता है, इस √70 को आप उधर भी लेके जा सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह से हम आंसर कर सकते हैं। हम जस्ट आंसर को एनसीईआरटी से इसलिए मैच करते हैं ताकि हमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना आए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। यहाँ पर एक्चुअली 3 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो इसमें मैं आपको कोई चक्कर में नहीं डालूंगा। अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है, अब कार्टेशियन फॉर्म इस तरह से भी लिखी जा सकती है, इस तरह से भी लिखी जा सकती है, और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कार्टेशियन बोला है, वो चाहे वो ये वो चाहे ये हो, ये हमें चेक नहीं करना। हमें जस्ट कार्टेशियन लिखनी है। और कार्टेशियन लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है आपको पता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r को xi + yj + zk कैप। तो यहाँ पर है i + j - k कैप इज इक्वल टू 2। तो i को i के साथ करेंगे तो x, y को j को j के साथ करेंगे तो y, z को k को k के साथ करेंगे तो -z इज इक्वल टू 2। बस यही आपकी कार्टेशियन फॉर्म है। इसमें हमें कुछ भी चेक नहीं करना। अगर हमें चेक करना पड़ेगा तो 1 1 1 इसका हम करेंगे तो वो कितना आएगा, मैं जस्ट वैसे अपने नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो मतलब ये 1 के इक्वल नहीं है। तो अगर ये 1 के इक्वल नहीं है तो मतलब अगर मैं आपको बताना चाहूँ वैसे ही आपके नॉलेज के लिए, तो ये वाली फॉर्म है। ठीक है, बट इससे में कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कार्टेशियन बोला है, मैंने आपको कार्टेशियन लिख के दिखा दिया, और हमारा आंसर जो है वो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच भी कर रहा है। अब देखो ये आपका सेकंड पार्ट है, तो इसमें भी कार्टेशियन लिखनी है। तो xi + yj + zk, 2i + 3j - 4k कैप इज इक्वल टू d। i को i के साथ करेंगे तो 2x, j को j के साथ 3y, k को k के साथ -4z इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी क्या है रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म। अब सेम वे से थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब जो थर्ड पार्ट की बात करते हैं, अब इसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। ये आपका सारा नॉर्मल वेक्टर ही है। ये i के कॉफिशिएंट है, ये j का, ये k का। वे जस्ट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कंफ्यूज करने के लिए, और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे xi, जिस तरह से वेक्टर इक्वेशन है उसी तरह से हम इसकी कार्टेशियन जो है वो डिराइव कर लेंगे। अब यहाँ पर है s - 2t i कैप 3 - t j कैप, ठीक है, 2s + t k कैप इज इक्वल टू 15। इसको i को i के साथ करेंगे तो s - 2t x, j को j के साथ करेंगे तो 3 - t y, k को k के साथ करेंगे 2s + t z इज इक्वल टू 15। और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच भी कर रहा है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट वेक्टर से हमें कार्टेशियन में जाना था, और इसमें हमें कुछ पूछा भी नहीं गया, ना हम बताने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की बात करते हैं। इन फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी, अगर आपने एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देखी है, तो आपको पता है कि ये जो वर्ड है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये कुछ जाना पहचाना है।
ये हमने पहले भी किया हुआ है, मैंने आपको बताया भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोई एग्जाम्पल नंबर 16। तो यहाँ पर हमें एक प्लेन गिवन है, तो ऐसा करते हैं सबसे पहले मैं आपको डायग्राम जो है वो बना के दिखाता हूँ, फिर ज़्यादा अच्छे से आपको पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर पाऊंगा। अब देखो ये आपकी डायग्राम है, ठीक है, ये एक प्लेन है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया ओ एम। तो एम के कोऑर्डिनेट्स है पी क्यू आर, ठीक है। अब ये एक परपेंडिकुलर है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब यहां से शुरू हो रहा है ये परपेंडिकुलर, तो फुट ये हुआ एम। तो मैंने लिखा भी होगा कि एम क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब हमें बेसिकली पी क्यू और आर को फाइंड करना है। और एग्जाम्पल 16 में जिस तरह से एनसीईआरटी ने इसको एक्सप्लेन किया है वो थोड़ा सा डाइजेस्ट कर पाना, समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं हमेशा से डायग्राम को सिंपल रखने की कोशिश करता हूं ताकि आप उन चीज़ों को फील कर पाओ। अब आपको डायग्राम बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, मैं एक बार लिख देता हूं, सिंस ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन प्लेन एंड एम इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमेशा की तरह आपको हमेशा बोलता हूं कि प्लेन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 2x + 3y + 4z इज इक्वल टू 12। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर ये -12 यहां पर होता राइट हैंड साइड में, तो इस माइनस को मैं इधर ले आता, तो ये आपको आदत डालनी है। तो ये मैंने लिख लिया। अब हमें ये देखना है कि ये कौन से वाली फॉर्म में है। आपको पता होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, ये वाली फॉर्म है या ये वाली फॉर्म है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चेक कर लेते हैं, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ मैं जस्ट चेक किया इसको, प्लेन को, तो ये √29 आ रहा है, मतलब ये 1 के इक्वल नहीं है, मतलब ये नॉर्मल वेक्टर है। तो नॉर्मल वेक्टर मैंने बना लिया, ठीक है। अब ये नॉर्मल वेक्टर है 2y + 3j + 4 के प्लेन का, ठीक है। अब देखो अगर आपको एग्जाम्पल 16 आपने मेरे से पढ़ी है, तो वहाँ पर मैंने यहाँ पर लाइन का कंसेप्ट यूज़ किया था। अब जस्ट मैं थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये लाइन के कंसेप्ट से किया जा सकता है। एक मेथड मेरे मन में और आया, तो मैं आपको सोचा कि मैं आपको वैसे करवा देता हूँ। आपको पता है डायरेक्शन रेशूज ऑफ ओ एम वेक्टर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आपको पता ही है, P-0 I कैप, Q-0 J कैप, R-0 K कैप। तो ओ एम के डायरेक्शन रेशियोज मैंने निकाल लिए, PI + QJ + R K कैप। आल्सो आपको पता है एन वेक्टर कितना है हमारा, 2I + 3J + 4K। कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि हम क्वेश्चन को क्रैम कर रहे हैं, मैं सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको पता है सिंस ये भी परपेंडिकुलर है, सिंस OM इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, दैट इज OM पैरेलल टू n वेक्टर। मतलब OM जो है वो n वेक्टर के पैरेलल है। और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। तो अब देखो मैंने वही लिखा है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। तो P/2 Q/3 R/4 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो यहां से आप P की वैल्यू निकाल लो 2 लैम्डा, सॉरी यहाँ पर मुझे 3 लिखना था, मैंने 2 लिख दिया, मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी आ गई 3 लैम्डा, R की वैल्यू कितनी आ गई 4 लैम्डा। तो यहाँ पर जो हमारा MPQR की फॉर्म में था वो कितना आ गया 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, ठीक है। अब जस्ट लास्ट स्टेप रह गया। देखो अगर ये M पॉइंट जो ऐसा करती है, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये M पॉइंट हमने इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल लिया। अब M पॉइंट गिवन प्लेन के ऊपर लाई करता है, तो उसको मैं यहाँ पर फिल कर सकता हूँ। इसके लिए मैं हमेशा एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। ये एक लाइन है, तो 2,2 अगर इस पॉइंट लाइन पे लाई करता है तो हम पॉइंट्स को फिल करते हैं, x की जगह पर 2, y की जगह पर 2। ये ट्रू है जो ये पॉइंट लाई करता है। अब ये फिल किया तो ये इक्वल नहीं आ रहे, मतलब ये पॉइंट लाई नहीं करता। तो अगर ये M पॉइंट हमें डायग्राम में पता है लाई कर रहा है, तो x की जगह पर मैं 2 लैम्डा,
y की जगह पर मैं 3 लैम्डा, z की जगह पर 4 लैम्डा फिल कर सकता हूँ। तो 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा 16 लैम्डा इज इक्वल टू 12। तो कितना आ गया? 16 और 9 25, 29 लैम्डा इज इक्वल टू 12। तो लैम्डा कितना आ गया? 12/29। तो इसको आप जो है आप m में फिल कर सकते हो। देयरफॉर m कितना आ गया हमारा? 2 इंटू 12/29, 3 इंटू 12/29, 4 इंटू 12/29। तो m कितना आ गया हमारा? 24/29, 36/29, 48/29। तो ये हमारा क्या है? रिक्वायर्ड। तो ये हमारा क्या है? रिक्वायर्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन फील करवाने की कोशिश की है, क्योंकि क्वेश्चन को हमें क्रैम नहीं करना, हमें इस जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जस्ट पॉइंट गिवन था, ठीक है, मतलब सॉरी परपेंडिकुलर गिवन था जिसमें हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, मतलब एम निकालना था। मैंने प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकाल लिया, ठीक है, उधर से मैंने ओ एम वैक्टर की डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए। अब वो दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों पैरेलल है, तो वो प्रोपोर्शनल होंगे। वहां से मेरी पी क्यू आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ गई, उसको यहाँ पर फिल किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो अब देखो ये हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। आई होप कुछ बच्चे इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करके देखने की कोशिश करो। तो 3y + 4z - 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको पता है ये प्लेन है, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ओरिजिन से ड्रॉ किया गया है, तो हमें m के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। तो ये डायग्राम मैंने बना दी है, ओ एम परपेंडिकुलर है, m फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम प्लेन को जो है अपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब जैसे ही हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे नॉर्मल वेक्टर है या मतलब कि यूनिट वेक्टर है, उसको चेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब देखो आपको पता है कि ये 5 के इक्वल आया है, तो मतलब ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये नॉर्मल वेक्टर है। तो अब हमेशा की तरह आप इन स्टेप्स को याद कर लेना, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। सॉरी यहाँ बनाना भूल गया, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये मैं नॉर्मल वेक्टर बना लिया 0y + 3j + 4k, आपको पता ही है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ एम वैक्टर, तो ओ एम वैक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे आपको पता है। अब तो आपको याद ही है, p - 0i कैप, q - 0j कैप, r - 0k कैप। तो हमारा जो ओ एम वैक्टर है वो क्लियर है, pi + qj + rk। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखो आपको पता है हमने ओ एम वैक्टर भी निकाल लिया, एन वैक्टर भी निकाल लिया। अब सिंस OM is perpendicular to plane, also n vector is perpendicular to plane। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, therefore OM is parallel to n वेक्टर। और अगर ये पैरेलल है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। अब देखो आपके सामने है p/0, q/3, r/4। अब इसको देख के घबराना नहीं है कि ये इनफाइनाइट है, ये इसको लिखने का, रेशियो को लिखने का एक तरीका है। तो यहां से मेरी p की वैल्यू कितनी आई? 0 लैम्डा, q की 3 लैम्डा, r की 4 लैम्डा। तो हमारा m पॉइंट जो पहले PQR था वो कितना बन गया? 0 लैम्डा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। नाउ अब आपको पता फिर से वही, m लाइज ऑन गिवन प्लेन। तो अगर ये पॉइंट उसके ऊपर लाई करता है तो मैं इसको इसमें वैल्यू फिल कर सकता हूं। हमारा प्लेन कितना था? 3y + 4z इज इक्वल टू 6। 3y की जगह पर 3 लैम्डा, x है ही नहीं यहाँ पर, z की जगह पर 4 लैम्डा इज इक्वल टू 6। तो 9 लैम्डा + 16 लैम्डा इज इक्वल टू 6। तो 25 लैम्डा इज इक्वल टू 6। तो लैम्डा कितना आ गया? 6/25। तो अगर लैम्डा की वैल्यू इतनी आ गई है, देयरफॉर m कितना आएगा? 0 × 6/25, 3 × 6/25, 4 × 6/25। तो m कितना आ गया? 0, 18/25, 24/25। तो ये हमारा क्या है? रिक्वायर्ड, ये हमारा क्या है? रिक्वायर्ड फुट ऑफ
परपेंडिकुलर। आई होप जिन बच्चों ने खुद से क्वेश्चन किया है उनका भी आंसर परफेक्टली मैच हो रहा होगा, और अगर आपसे गलती हो भी गई है कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस से इसमें और भी परफेक्ट हो जाएंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो अब देखो ये थर्ड पार्ट है, बहुत ईजी है, बिल्कुल सेम वही कहानी है। ये प्लेन गिवन है, ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर ओरिजिन से, ठीक है, ये मैंने एम पॉइंट मान लिया पी क्यू आर, तो बेसिकली हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो ढूंढना है। अब हमेशा की तरह प्लेन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, वैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये नॉर्मल वेक्टर है या नहीं। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर हमें नॉर्मल वेक्टर क्यों चेक करना है, क्योंकि अगर ये नॉर्मल वेक्टर ना हुआ तो मतलब वो यूनिट वेक्टर है, मतलब, और यूनिट वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, वो डायरेक्शन रेशियोज नहीं होते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। तो यहां पर मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं। तो अब देखो मैंने वो करके दिखाया कि ये √3 आ रहा है, मतलब ये इक्वल 1 के इक्वल नहीं है, मतलब ये नॉर्मल वेक्टर है, तो वो मैंने आपको बना के दिखा दिया। नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ एम वेक्टर, ठीक है। तो ओ एम वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हमें पता ही है, P-0 I कैप, Q-0 J कैप, R-0 K कैप। तो ओ एम वेक्टर कितना आ गया हमारे पास, PI प्लस QJ प्लस RK कैप। आल्सो एन वेक्टर हमें पता ही है, I प्लस J प्लस K। सिंस OM is perpendicular to plane, सेम वही लाइंस हैं, वही कहानी, एंड N is also perpendicular to plane, therefore OM is parallel to N। तो अगर ये पैरेलल हैं तो मतलब इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। तो अब देखो अगर डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल, मैं लिख के दिखा दिया, P/1 Q/1 R/1, तो P की वैल्यू कितनी आई, लैम्डा, Q की वैल्यू कितनी आई, लैम्डा, R की वैल्यू कितनी आई, लैम्डा। तो हमारा M कितना आ जाएगा फिर, जो पहले PQR था, लैम्डा कॉमा लैम्डा कॉमा लैम्डा। आल्सो M लाइज ऑन गिवन प्लेन। तो प्लेन कितना है हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो x की जगह पर लैम्डा, y की जगह पर लैम्डा, z की जगह पर लैम्डा इज इक्वल टू 1। 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1 विच एम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 1/3। तो m कितना आ गया हमारा, 1/3 1/3 1/3। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आप मेरे को बताओ, अब तो आपको मतलब एक होता है ना कि क्वेश्चन ही याद हो गया होगा कि इसमें हमें कुछ भी सोचने की भी जरूरत नहीं है, हमें सारे कंसेप्ट और क्या क्या हमने यूज़ किया हमें सब कुछ पता है। तो वही नॉर्मल वेक्टर, वही डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है, लैम्डा इनकी टर्म्स में वैल्यू आ गई, तो उसी एम पॉइंट को इसमें प्लेन में फिल किया, और अल्टीमेटली लैम्डा की वैल्यू आते ही हमारे पास हमारा जो रिक्वायर्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो हमें मिल गया। अब सेम वे से इसका फोर्थ पार्ट जो है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो सेम वही क्वेश्चन, सेम वही कहानी, सेम हमारा सेम वही प्रोसीजर रहने वाला है। तो ओ एम परपेंडिकुलर है, ये एम फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये हमारा प्लेन है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इज इक्वल टू -8, इस माइनस को आप इधर ही ले आओ। मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि राइट साइड में आदत डालो कि माइनस हम नहीं रहने देंगे। अब जैसे ही हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, अब हम ये चेक करें कि ये नॉर्मल वेक्टर है या नहीं। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो सेम देखो वही कहानी कि ये 5 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो ये नॉर्मल वेक्टर है, वो मैंने आपको बना के दिखा दिया। 0i क्योंकि x नहीं है, -5j 0k क्योंकि z नहीं है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ एम वेक्टर, हमेशा की तरह ओ एम कितना आएगा, P-0 I कैप, Q-0 J कैप, R-0 K कैप। तो ओ एम वेक्टर कितना आ गया हमारा, PI QJ RK कैप। तो N वेक्टर कितना आ गया हमारा, 0i -5j प्लस 0k। और आपको पता है सिंस, फिर वही लाइन है हमारी,
OM is perpendicular to plane and N is also perpendicular to plane, therefore OM is parallel to N वेक्टर। अब जस्ट मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो, जस्ट मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि डायरेक्शन रेशियोज प्रपोर्शनल है, P/0, Q/-5, R/0। जीरो से घबराना नहीं है, ये लिखने का ढंग है। तो P की वैल्यू 0 लैम्डा, Q की वैल्यू -5 लैम्डा, R की वैल्यू 0 लैम्डा। तो हमारा M कितना आ गया, 0 लैम्डा -5 लैम्डा 0 लैम्डा। ठीक है, अब आपको पता है M लाइज ऑन गिवन प्लेन। कितना प्लेन हमारा, -5y = 8। तो माइनस ना तो x को फिल करेंगे ना z को, तो यहाँ पर y कितना है हमारा -5 लैम्डा, z है ही नहीं है, = 8। तो 25 लैम्डा = 8 विच एम्प्लाइज लैम्डा = 8/25। अब जैसे ही लैम्डा की वैल्यू आ गई, मतलब हमारे पास m की वैल्यू आ गई 0 × 8/25 -5 × 8/25, 0 × 8/25। अब यहाँ पर ये कट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास हमारा m कितना आ गया, 0 -8/5 0। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आप मेरे को बताओ इसमें आपको क्या मुश्किल लगा। हमेशा की तरह पहले प्लेन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, चेक किया कि वो नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर के बाद हमने OM के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए, वेक्टर के भी थे, दोनों पैरेलल हैं, डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, PQR की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, उसको फिल किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की बात करते हैं, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, तो बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट क्या है, दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 1 0 -2 एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज I + J - K। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, क्योंकि हमने बेसिक में सब कुछ पढ़ा है। सबसे पहले जोन देखते हैं। तो जोन में हमने क्या देखा कि यहाँ पॉइंट गिवन है और एक नॉर्मल, पॉइंट नॉर्मल, पॉइंट नॉर्मल, पॉइंट नॉर्मल, मतलब ये वाली इक्वेशंस हैं, मतलब ये डायरेक्टली इसकी वेक्टर इक्वेशन है, ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है, तो जस्ट एक बार आपको दिखाने के लिए एक बार डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद इसकी इक्वेशंस जो हैं वो डायरेक्टली हम लिख देंगे। तो अब देखो, इसको मैंने डायग्राम के साथ फुल एक्सप्लेन कर दिया। ये प्लेन है, ये फिक्स पॉइंट है, ये नॉर्मल वेक्टर है, मैंने वही लिखा है। ठीक है, तो इसकी वेक्टर इक्वेशन कैसे होगी, r - a डॉट n वेक्टर = 0। तो r - a मतलब फिक्स्ड पॉइंट, तो कितना आएगा, I + 0j - 2k कैप। ठीक है, डॉट n वेक्टर। अब n वेक्टर कितना है, I + j - k कैप = 0। इसको अगर एग्जैक्टली NCERT से मैच करना है तो उन्होंने इस 0 को नहीं लिखा, I - 2k। ठीक है, NCERT से जस्ट इसलिए मैच करता हूँ क्योंकि आपको भी ये डाउट ना रहे कि हमारा क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं, और दूसरी बात हमें प्रूव दैट में कोई दिक्कत ना आए। अब ये इसकी वेक्टर इक्वेशन है। अब सेम वे से अगर आप जानते हो कि ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये नॉर्मल वेक्टर, तो ये इसकी वेक्टर इक्वेशन है। सेम वे से इसकी कार्टेशियन भी आपको याद होनी चाहिए। तो मैं आपको कार्टेशियन डायरेक्टली यहाँ से भी करवा दूंगा और इसका अल्टरनेटिव मेथड भी बता दूंगा कि इसको आप और कैसे कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। अब इसकी कार्टेशियन इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं। अब देखो, ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके बारे में मैंने आपको बेसिक्स वीडियो में बताया था कि x1 y1 z1 क्या होता है, a मतलब फिक्स्ड पॉइंट, और ये a b c क्या है, नॉर्मल वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स। तो हम लिख लेते हैं। तो a कितना है हमारा, नॉर्मल वेक्टर का कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1, x - x1 मतलब फिक्स्ड पॉइंट हमारा 1 प्लस b कितना है हमारा, फिर से अगेन 1, ये नॉर्मल वेक्टर 1। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, y - 0 प्लस c कितना है हमारा, सॉरी हाँ जी, c कितना है हमारा, -1 z - z1 मतलब -2 = 0। थोड़ा सॉल्व करते हैं, x - 1 यहाँ पर प्लस y, यहाँ पर -z, ये कितना का, +2 मतलब -2 = 0।
अगर आप इसको एग्जैक्टली एनसीईआरटी से मैच करना चाहते हो तो इस तरह से x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। तो ये हमारी क्या रिक्वायर्ड कार्टीजियन इक्वेशन। तो इस तरह से हमने बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर लिया। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो ये जस्ट बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको वेक्टर इक्वेशन आती है तो आप वहाँ से भी कार्टीजियन जो है वो डिराइव कर सकते हो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो। ठीक है, आपको पता है ये वेक्टर इक्वेशन हमने निकाल ली थी, तो आर का मतलब होता है एक्स आई वाई जे जेड के, तो इसको आप माइनस कर लो। तो आई में से आई को माइनस करेंगे तो एक्स माइनस वन आई कैप, वाई में से वाई को जे में से जे को माइनस करेंगे, यहाँ पर जे है ही नहीं है तो ज़ीरो, के में से के, जेड माइनस टू के कैप। ठीक है, अब इसको बेसिकली मुझे डॉट करना है आई प्लस जे माइनस के साथ। बहुत इजी है, आई को आई के साथ डॉट करेंगे तो कितना आएगा एक्स माइनस वन, जे को जे के साथ करेंगे तो अकेला वाई आएगा, के को के साथ करेंगे तो यहाँ माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर बाहर माइनस और अंदर जेड प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको भी सॉल्व कर लो तो एक्स माइनस वन प्लस वाई माइनस जेड माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको आप उसी फॉर्म में लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस थ्री को आप उधर ले जाओ मतलब प्लस थ्री। तो इस तरह से हमने इसको भी कार्टीजियन फॉर्म में लिख लिया। ये परफेक्टली मैच भी कर रहा है, ये जस्ट वैसे ही बताया आपको कि आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आप यहाँ से भी कार्टीजियन जो है वो लिख सकते। अब देखो ये उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि ये पॉइंट दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, सेम वही क्वेश्चन है, तो मैंने पॉइंट बना दिया 1 4 6 और ये नॉर्मल वेक्टर आई माइनस टू जे प्लस के। ठीक है, तो इसकी वेक्टर इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। आपको पता है हमने जोन पहचानते सबसे पहले, पॉइंट और नॉर्मल गिवन है तो यही जोन होगी, मतलब यही क्वेश्चन होगा। तो आर माइनस ए वेक्टर कितना है ये वाला, आई प्लस फोर जे प्लस सिक्स के ब्रैकेट क्लोज डॉट एन वेक्टर कितना है, आई माइनस टू जे प्लस के कैप इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारी क्या रिक्वायर्ड, ये हमारी क्या रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। अब सेम वे से इसकी कार्टीजियन जो है वो लिख लेते हैं। अब देखो आपको पता है लास्ट पार्ट में हमने किया, ये इसकी कार्टीजियन है, ए बी सी क्या होते हैं नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज या कोऑर्डिनेट्स बोल लो, x1 y1 z1 क्या होता है फिक्स्ड पॉइंट। तो ए मतलब यहाँ पर कितना है 1, x माइनस x1, बी मतलब माइनस टू, y माइनस y1 मतलब 4, c मतलब यहाँ पर कितना है 1, z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, x माइनस वन माइनस टू वाई प्लस एट प्लस जेड माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो x माइनस टू वाई प्लस जेड माइनस वन और माइनस सिक्स माइनस सेवन, एट माइनस सेवन प्लस वन इज इक्वल टू 0। वैसे आपकी एनसीईआरटी में यही आंसर लिखा गया, आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट अगर आप इसको थोड़ा ढंग से लिखना चाहते हो तो ढंग से भी लिख सकते हो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x माइनस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस वन। और मैंने आपको ये सिखाया है कि माइनस वन कभी भी हम राइट हैंड साइड में नहीं लिखते, तो इस माइनस को आप इधर ले आओ, माइनस एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू वन। तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल आंसर है, जस्ट मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बताया। वैसे ही हमारा आंसर यहीं पर जो है वो आ चुका था। अब सेम वे से इसका भी अल्टरनेटिव मेथड जो है मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो सेम वे से इसका ऑल्टरनेट मेथड है, तो ये इसकी वेक्टर इक्वेशन लिख ली। अब आर को लिखा एक्स आई वाई जे जेड की, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस वन आई कैप वाई माइनस फोर जे कैप जेड माइनस सिक्स के कैप। अब इसकी मुझे डॉट करनी है आई माइनस टू जे प्लस के साथ इज इक्वल टू 0। आई को आई के साथ करेंगे तो एक्स माइनस वन, जे को जे के साथ करेंगे तो 2 इंटू वाई माइनस फोर, के को के साथ करेंगे तो जेड माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस वन माइनस टू वाई प्लस एट प्लस जेड माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड
कार्टीजियन फॉर्म जो एनसीईआरटी से परफेक्टली मैच कर रही है। ये जस्ट मैंने आपको भी नॉलेज के लिए बताया था, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन्स दैट पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स। यहाँ पर भी 2 पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब जैसे ही 3 पॉइंट्स की बात आ गई, हमें पता लग गया कि ये क्वेश्चन जो है वो इस जोन का है, मतलब 3 पॉइंट्स। अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। याद करो एग्जाम्पल नंबर 18, जिन्होंने मेरे से एग्जाम्पल्स भी किए हैं लास्ट वीडियो में, उनको पता है मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 18 में एनसीईआरटी ने उसको डिस्कस नहीं किया, उस चीज़ को डिस्कस नहीं किया, बट मैंने आपको ये बताया था कि हम हमेशा जब भी 3 पॉइंट्स का सिर्फ क्वेश्चन है, यहाँ पर सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखा गया है, यहाँ पर नॉन कोलिनियर की बात ही नहीं की गई है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लो अगर ये 3 पॉइंट्स हैं, तो इन तीनों पॉइंट्स में से निकलने वाले कोलिनियर है ना, एक ही लाइन में है, तो ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है। मतलब ऐसे मैं इनफाइनाइट प्लेन्स जो हैं वो लिख सकता हूं अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो यहाँ पर क्योंकि हमें मेंशन नहीं है कि 3 पॉइंट्स, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ टीचर्स इसको ऐसे बोलते हैं कि आप पहले इक्वेशन बना लो, उसके बाद अगर इक्वेशन नहीं बनेगी तो आप इसके कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं वो चेक कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग वो गलत है। अगर आपको ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क में आ गया तो आप पहले क्वेश्चन पूरा करोगे, सॉल्व करोगे, काफ़ी कुछ करना पड़ेगा हमें, उसके बाद आप कोलिनियर चेक करने बैठोगे, तो मेरे अकॉर्डिंग वो सजेस्टिव मतलब अच्छी बात नहीं है आपके लिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बताएगा कि कोलिनियर है या नहीं, हम इन पॉइंट्स को खुद से चेक करेंगे। 18th एग्जाम्पल में भी हमने खुद से चेक किया था। कोलिनियर चेक करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, आप इनको नेम दे सकते हो पॉइंट्स को, ठीक है। तो पॉइंट्स को नेम देके हम उनके डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इनको मैं नेम दे देता हूँ। तो अब मैंने इनको नेम दे दिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, 3 पॉइंट्स हैं। मुझे नहीं पता ये कोलिनियर हैं या नहीं, तो कोलिनियर चेक करेगा कि फंडा क्या है। सबसे ईजिएस्ट मेथड बताऊंगा, बहुत सारे मेथड्स हैं। आप ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, बी सी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, ठीक है। अगर ये पैरेलल, अगर मतलब कि ये इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हुए, मैं आपको आगे जाके बताने की कोशिश करता हूँ। तो लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ बी कैसे आएगा, सॉरी ए बी, ओ बी माइनस ओ ए। ये मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। पिछले में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो 6 - 1 आई कैप, 4 - 1 जे कैप, -5 - 1 के कैप। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5i 3j -5 + 1 -4 के कैप। तो ये ए बी के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, ओ सी माइनस ओ बी, ठीक है। तभी बोलता हूं कि वेक्टर्स की नॉलेज के बिना 3D करना इम्पॉसिबल है। तो ओ सी मतलब ये वाला, -4 - 6 आई कैप, ठीक है, -4 - 6 आई कैप प्लस -2 - 4 जे कैप, उसके बाद 3 - 5 के कैप। तो बी सी वैक्टर कितना आ गया हमारे पास, -10i -6j + 8k। अब पता नहीं क्यों मुझे ये प्रोपोर्शनल लग रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अब देखो आपके सामने 5/-10, 3/-6, -4/8, तो ये 1/2 -1/2 -1/2 -1/2, तो यानी कि ये इक्वल है, मतलब ये प्रोपोर्शनल है। और अगर ये प्रोपोर्शनल है मतलब ए बी वैक्टर इज पैरेलल टू बी सी। और अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, ठीक है, ये ए बी वैक्टर है, ये बी सी वैक्टर है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल तो ऐसे ही होते हैं। अब आपको पता है कि बी पॉइंट 2 जगह पे ग्राफ पे नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये यहीं पर होगा। तो यानी कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। यहां पर आप लिख सकते हो बट बी इज कॉमन इन बोथ, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। देखो यहां पर पॉइंट्स क्या आ गए, कोलिनियर।
और अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनमें से मैंने आपको दिखाया था हम इनफाइनाइट प्लेन्स जो हैं वो लिख सकते हैं। अब जस्ट हम अपना आंसर जो है वो लिख देते हैं। तो अब देखो आपको पता है कि ए बी वेक्टर पैरेलल टू बी सी है, तो बी पॉइंट कॉमन है, तो ए बी सी कोलिनियर है। और अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इसमें से हम एक प्लेन की इक्वेशन नहीं लिख सकते, इसमें से हम इनफाइनाइट प्लेन्स जो हैं वो लिख सकते हैं। मतलब इसलिए एक प्लेन की इक्वेशन निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैंने लिखा है देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। अब देखो आप खुद सोचो, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया, बट अगर आप पेपर में आपके सामने ये क्वेश्चन होगा, आप जल्दी जल्दी रफ में चेक कर लोगे 5, 3 और -4, -10, -6 और 8, आप जल्दी चेक कर लोगे और ये प्रपोर्शनल है। मगर आप सेकंड्स में बता दोगे कि अगर ये क्वेश्चन आपको 1 या 2 मार्क्स में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले इसको सॉल्व करने बैठोगे, उसके बाद अगर आंसर नहीं आएगा तब आप कोलिनियर चेक करोगे, तो ये मेरे अकॉर्डिंग गलत है। आप जब भी 3 पॉइंट्स वाला क्वेश्चन आएगा और वहाँ पर सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखा है, तो आप तीनों पॉइंट्स हमेशा चेक करोगे कि वो कोलिनियर हैं या नहीं। अब क्योंकि कोलिनियर है तो हम इनफाइनाइट प्लेन लिख सकते हैं। अब सेम वे से इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कर लेते हैं। अब अगर वो कोलिनियर होए तो वो भी यही आंसर आएगा, अगर वो नॉन कोलिनियर होए तो हम उसको आगे जाके सॉल्व करेंगे। अब देखो ये सेकंड पार्ट की बात करते हैं। फाइंड, सेम वही है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। कोई भी नहीं बताया गया कि कोलिनियर हैं या नॉन कोलिनियर हैं। तो ये 3 पॉइंट्स है 1 1 0 1 2 1 -2 2 -1। तो इसको मैंने पहले से नेम दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, ओ बी माइनस ओ ए। तो ए बी वेक्टर कितना आएगा, 1 - 1 आई कैप, 2 - 1 जे कैप, 1 - 0 के कैप। तो ए बी वेक्टर कितना आया, 0 आई प्लस जे प्लस के कैप। आल्सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी, मतलब ओ सी माइनस ओ बी। तो बी सी वेक्टर कितना आएगा, -2 - 1 आई कैप, 2 - 2 जे कैप, -1 - 1 के कैप। तो बी सी वेक्टर कितना आएगा, -3 आई प्लस 0 जे -2 के कैप। अब क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये प्रोपोर्शनल नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अब देखो क्लियरली ये प्रोपोर्शनल नहीं है। 0/-3, 1/0, 1/-2। तो अगर ये प्रोपोर्शनल नहीं है, इस जीरो को देख के घबराना मत, ये लिखने का एक ढंग है रेशियो को। तो दैट मीन्स दे आर नॉट प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स ए बी वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू बी सी, दैट मीन्स तीनों पॉइंट्स अलग अलग डायरेक्शन में है, मतलब वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब अगर आप याद करो एग्जाम्पल नंबर 18, तो वहाँ पर ना हमें मतलब क्वेश्चन में ही बोला गया था कि आपने वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। तो मैंने क्या किया था, b - a निकाल लिया, c - a निकाल लिया, कुछ इस तरह से किया था। अब यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, मतलब हमें कार्टेशियन एग्जैक्टली प्लेन बताना है कि इक्वेशन कैसी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि वेक्टर इक्वेशन से अच्छा है कि आप ये निकाल लो, ये बहुत ईजी है। आपको क्लियरली x1 y1 z1 पता है, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, ये x3 y3 z3 है, और ये फॉर्मूला भी बहुत ईजी है। मैं जस्ट आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेथड मतलब कि बहुत इक्वेशन बहुत इजी है। तो ए को मैंने x1 y1 z1 ले लिया, बी को मैंने x2 y2 z2, x3 y3 z3। अब इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज गिवन बाय, ये आपका फॉर्मूला बहुत इजी फॉर्मूला, x - x1 y - y1 z - z1, x2 - x1 फिर वही सीरीज, x3 - x1 फिर वही सीरीज। ये डिटर्मिनेंट का साइन है, मॉड मत समझ लेना इसको, इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू फिल कर लेते हैं, विच एम्प्लाइज x माइनस x1 कितना है 1, y - 1 z - 0, x2 कितना है 1, x1 कितना है 1, y2 2, ये कितना है 1, ये 1, ये 0, x3 कितना है -2, ये 1, ये 2 है, ये 1 है, ये -1 है, ये 0 है। ठीक है,
तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे जस्ट डिटर्मिनेंट जो है इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो हम यहाँ पर थे, ठीक है, तो बहुत ईजी है। तो x माइनस वन वाई माइनस वन जेड अकेला लिख लो, 1 माइनस वन 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, -3, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1। तो जस्ट इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सपैंडिंग थ्रू, ये बहुत ईजी है, एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1, ठीक है। तो देखो कितना आंसर आएगा। तो आपको पता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है, जो सबसे पहले हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। तो मेरे पास कितना आएगा, x माइनस वन लिख के 1 1 1 -1। उसके बाद यहाँ माइनस होता है y माइनस वन, तो y माइनस वन वाली रो और y माइनस वन वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे। 0 -3 1 -1 प्लस z है यहाँ पर, ठीक है। तो z वाली रो और z वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं। तो हमारे पास कितना बचा, 0 -3 1 1 इज इक्वल टू 0। तो अब बहुत ईजी, आपको पता हमेशा की तरह हम क्या करते हैं, लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। तो x माइनस वन कितना आएगा यहाँ पर, -1 -1, 0 माइनस -3, 0 -3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वन यहाँ पर कितना आ गया, -2, y माइनस वन यहाँ पर कितना आ गया, 3, तो यहाँ पर z अंदर कितना आ गया, 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको, -2x प्लस 2 -3y प्लस 3, इस -3 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई, माइनस को मल्टीप्लाई कर लिया, ये -y प्लस 1 बना, -y को 3 से किया, -3y प्लस 1 को 3 से किया 3, तो 3z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना आ गया, -2x -3y प्लस 3z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको परफेक्टली मैच करने के लिए इस 5 को आप उधर ले जाओ, तो -5 है, आपको पता है राइट हैंड साइड में हम माइनस को नहीं छोड़ते, तो माइनस को इधर ले आओ, ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस इज इक्वल टू 5। तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है, तो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रही है। तो देखो इन दोनों पार्ट से हमने क्या सीखा। फर्स्ट पार्ट में क्या था कि पॉइंट्स हमने कोलिनियर चेक किए तो वो कोलिनियर निकले। अगर वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो वहाँ पर हम एक प्लेन की इक्वेशन नहीं लिख सकते, वहाँ से इनफाइनाइट प्लेन्स निकल सकते हैं, तो क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दिया। उसके बाद इसमें भी चेक किया, तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर थे। तो सिंपल सा फंडा है, पहले पॉइंट को x1 y1 z1 मान लो, दूसरे को x2 y2 z2, तीसरे को x3 y3 z3। फॉर्मूला बहुत ईजी है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज फिल की, डिटरमिनेंट सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की बात करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5। तो जर्नल सा प्लेन है और यहाँ पर हमें इंटरसेप्ट्स पूछे गए हैं। तो इंटरसेप्ट से मेरे दिमाग में यही इक्वेशन आती है, x बाय ए वाई बाय बी जेड बाय सी इज इक्वल टू 1। ए बी सी क्या है, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड के इंटरसेप्ट्स हैं। तो अगर हमें ये निकालने हैं तो थोड़ा सा पीछे जाओ, चैप्टर जो है वो स्ट्रेट लाइंस 11th क्लास का, उसमें भी हमने ना बहुत सारी फॉर्म्स की थी लाइन की, तो हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस फॉर्म को ना, जर्नल फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा वो हमारे इंटरसेप्ट होंगे। अब जस्ट आपके नोट्स के लिए एक बार लिख देता हूँ। तो अब देखो, ये मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा कि हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म की, इसको आप माइंड में रखना, राइट हैंड साइड में 1 होता है, तो इस 5 को आप इधर ले आओ, 2x बाय 5 प्लस y बाय 5 माइनस z बाय 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में तो 1 बन गया। अब यहाँ पर 2 नहीं चाहिए मुझे, अकेला x चाहिए। इसको आप देख रहे हो ना, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको
ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो माइनस है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये माइनस मैं ऐसे कर सकता हूँ एडजस्ट। अब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स बाई वाई सॉरी ए वाई बाई बी जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो हमारे पास ए कितना आया 5/2। अब ये क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। बी कितना आया 5, मतलब वाई इंटरसेप्ट। सी कितना आया -5, मतलब जेड इंटरसेप्ट। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजी सॉल्व कर लिया। इंटरसेप्ट पूछे थे तो मैंने इसको जर्नल फॉर्म को जो है इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने की कोशिश की है। यहाँ सबसे पहले 5 को ट्रांसफ़र किया, फिर यहाँ पर x अकेला होता है 2 को नीचे ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ माइनस नहीं होता उसको एडजस्ट किया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया।